प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन यानी कि B.Sc की थर्मोडायनेमिक्स और आज इस यूनिट का हमारा 6th लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा था और आज हम रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके घर में फ्रिज होता है वो कैसे काम करता है, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर में आपस में क्या रिलेशन है और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसकी परफॉर्मेंस, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, उसे डिफाइन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और साथ में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्नोट इंजन एज रेफ्रिजरेटर। आज यही हमारा टॉपिक है। प्यारे बच्चों देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि रेफ्रिजरेटर में होता क्या है। रेफ्रिजरेटर में अंदर आपने देखा होगा लो टेम्परेचर रहता है, जहां हीट कम रहती है, यूँ कह सकते हैं, और वहां से हीट कंप्रेसर जो है वो लेता है और कंप्रेसर की सहायता से उस हीट को बाहर जो हाई टेम्परेचर होता है वहाँ ट्रांसफ़र करता है। यानी कि जब किसी चीज़ से हीट हम लेते रहते हैं तो वहाँ पर कूलिंग हो जाती है। और अब देखिए, कार्नोट इंजन में और रेफ्रिजरेटर में हम रिलेशन की बात कर रहे थे, वो क्या है। कार्नोट इंजन में क्या होता है कि सोर्स से हीट ली जाती है जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है और फिर वर्क करता है, और जो बची हुई हीट होती है वो सिंक जो कि लो टेम्परेचर पर होता है उसे ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ सिंक जो है एक तरह से सराउंडिंग्स है और सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर से जहाँ से हीट ले रहा है। यानी कि ये सोर्स है, इस सोर्स का जो टेम्परेचर है, मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर सोर्स एट T1 डिग्री केल्विन जो कि हाई टेम्परेचर, और ये सिंक है हमारा। यहाँ आप देख रहे हैं मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, ये सिंक है एट टेम्परेचर T2 केल्विन। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, यहाँ कार्नोट इंजन से जस्ट रिवर्स होता है। कार्नोट इंजन में सोर्स से हीट लेके वर्क होके सिंक को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ सिंक से हीट ली जाती है, यानी कि लो टेम्परेचर वाले रीजन से हीट ली जाती है, और अपने आप तो ये होता नहीं है, इसलिए कंप्रेसर जो है उसमें लगा होता है, मोटर लगी होती है, वो वर्क करती है। यानी कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हीट ली जाती है और मान लो ये हीट कितनी ले ली, Q2। अब इस कंप्रेसर ने W वर्क किया, ये हमारी मोटर है या कंप्रेसर है, मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ। फिर इन दोनों का जो सम है, जैसे Q1, ये दोनों सोर्स पर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी कि जस्ट उल्टा है। कार्नोट इंजन में सोर्स से हीट लेकर के सिंक को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर सिंक से लो टेम्परेचर से हीट लेती है, वर्क इज डन बाय द कंप्रेसर। ये देखिए यहाँ पर वर्क हो रहा है, और देन दिस Q1 इट इज ट्रांसफ़र। इन दोनों का जो सम होता है, जो वर्क किया वो, और जो हमारा ये देखिए, तो दिस इज द रेफ्रिजरेटर, दिस इज द कार्नोट इंजन। जो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 और 5 में कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी की बात की थी, इसमें जस्ट उससे उल्टा है। आप ये कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में कि इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ और इसको ये भी कह सकते हैं कि दैट इज रिवर्स है। तो इसमें होता क्या है, जो वहां पढ़ा था उससे उल्टा है यहाँ पर। यानी दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड और हीट इज टेकन फ्रॉम सिंक at low temperature and their sum and work is done। क्योंकि लो टेम्परेचर से हीट अपने आप नहीं ली जा सकती,
जैसे पानी का लेवल नीचे है तो आप नीचे से ऊपर पानी अपने आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको मोटर लगानी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर कंप्रेसर लगाया जाता है। वर्क इज डन, और वो मोटर, वो कंप्रेसर वर्क करता है। वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। मोटर है, कंप्रेसर है, ये सब एक्सटर्नल एजेंसी की कैटेगरी में आते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी। एंड देन फिर क्या होता है, देन देयर सम इज रिजेक्टेड या इज ट्रांसफर, इज रिजेक्टेड टू सोर्स। यानी हो गया ना उल्टा। कार्नोट रिवर्सिबल इंजन से, कार्नोट इंजन में सोर्स से हीट ली, वर्क किया, फिर जो बच गया वो सिंक को ट्रांसफर किया। यहां क्या है, सिंक से हीट ली, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन हुआ, फिर इन दोनों का जो सम है वो सोर्स एट हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर दिया। हियर दैट Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिंक एट टेम्परेचर T2। कुछ डिटेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, वही लिखते जाइए, अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, समझते जाइए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको ये तमाम जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आए और 100% स्कोरिंग करें। कहता नहीं हूँ मैं, धीरे धीरे आप खुद रियलाइज करेंगे, हाँ ऐसा ही है, आपको फिजिक्स समझ में आने लग रही है। और आप जब पेपर देने जाएंगे, आप अपने मार्क्स में भी इस वीडियो का, इस लेक्चर्स के, इस चैनल का इफेक्ट देख लेना कि कितनी एकदम आप जंप करेंगे अपने मार्क्स में। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सिंक, सिंक से एट टेम्परेचर T2 डिग्री केल्विन। ये देखिए Q2 हीट सिंक से हमने ली। W इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। और Q1 जो है, ये देखिए Q1 इट इज इक्वल टू W प्लस Q2। हमने ये कहा था कि जो वर्क हुआ, कितनी एनर्जी लगी वो, और जो हीट ली थी, इन दोनों का सम जो है हाई टेम्परेचर सोर्स को जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है, रिजेक्ट की जाती है। रेफ्रिजरेटर में सोर्स का काम सराउंडिंग्स करता है, क्योंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर की बजाय। Q2 इज द हीट या एनर्जी कह सकते हैं, जिसमें वर्क भी हो गई है, इज द एनर्जी रिजेक्टेड टू सिंक, टू सोर्स। प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें आपने यहाँ लिख ली हैं। अब जब भी कोई रेफ्रिजरेटर हम लोग खरीदने जाते हैं तो उस पर एक टर्म लिखी होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब वो उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। जैसे कोफिशिएंट परफॉर्मेंस के आधार पर ही जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है, आपने देखा होगा 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार की सिंबल्स उस पर होते हैं, वो उसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर होते हैं कि कितना इफेक्टिव है, कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, थोड़ा समझिए इस पॉइंट को कि आप फ्रिज लेने जा रहे हैं, आप शॉप में जाकर के जो दुकानदार होता है उससे क्या बात करेंगे? सबसे कहेंगे आप हमें एक अच्छा सा रेफ्रिजरेटर दीजिए जो जल्दी कूलिंग करता हो और जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता हो, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो। उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, वही बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। भाई जल्दी कूलिंग करता हो, यहाँ का कूलिंग कब करेगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट कम से कम समय में फ्रिज के अंदर से ले, क्योंकि जितनी हीट वो लेगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ कूलिंग होगी। कूलिंग कैसे होती है?
किसी भी जगह पर, वहाँ से हीट लेकर के और बाहर ट्रांसफ़र कर दो। जितनी हीट आप लेते जाएंगे उतनी वहाँ पर कूलिंग होती जाएगी, लो हीट होती जाएगी, तो कूलिंग ही उसका मतलब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ले, ये अच्छी बात है। यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में ये इंपॉर्टेंट है कि कम समय में ज़्यादा हीट ले, यानी कि Q2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया रेफ्रिजरेटर होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा वो कूलिंग करेगा। अब दूसरी बात होती है कि हीट को ले कौन रहा है? कंप्रेसर। अब कंप्रेसर कितना कम चलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्रेसर चलेगा आप देखते हैं उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। हम चाहते हैं हीट तो ज़्यादा ले लेकिन कंप्रेसर को कम चलना पड़े, क्योंकि वो जितना कम चलेगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही कंज्यूम कम होगी और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो उतना ही कम आएगा। उतना ही बढ़िया रेफ्रिजरेटर कहलाएगा जिसका कंप्रेसर कम चले और हीट ज़्यादा ले, यानी कि ज़्यादा कूलिंग करे और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे, यानी कि ये जो वर्क डन है ये कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं और यहाँ से ही हमारी डेफिनेशन हो गई है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की कि Q2 जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया और वर्क डन बाय कंप्रेसर जितना कम हो उतना बढ़िया। तो यहाँ से देखिए डेफिनेशन आ गई। कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो बिल्कुल यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यानी कि क्या डेफिनेशन हुई? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज दी, यही है आपके सामने, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिख रहे हैं हम। रटना तो बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स में रटने का मतलब ही नहीं होना चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट टेकन और यू कैन से एब्जॉर्ब फ्रॉम सिंक एंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ये जो एक्सटर्नल एजेंसी है, कंप्रेसर जिसको हम कह रहे हैं, मोटर कह रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी। इट इज नोटेड बाय बीटा या किसी भी सिंबल से हो सकता है दिस इज। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज हमने अभी यहां देखी थी कि Q1 क्या था, जो अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को सप्लाई की गई है, ट्रांसफर की गई है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। यानी कि Q1 इट इज इक्वल टू Q2 प्लस W। यहाँ से हम इस वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं Q1 माइनस Q2। ये देखिए, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन हियर। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, आप देख सकते हैं यहां पर कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इट इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई W। W कितना हमारे यहां पर? Q1 माइनस Q2। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है, क्या इनमें कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। वी नो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इन टर्म्स ऑफ हीट हमने डिफाइन किया था Q2 बाई Q1। ये प्यारे बच्चों ये देखिए, ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इन दोनों की सहायता से अब हम यहां से ही देखिए, अगर हम कहें भाई Q2 बाई Q1, ये कितना हो जाएगा? यहां से इसको हम लेफ्ट साइड में इस टर्म को ले आते हैं और इसको राइट साइड में, यानी कि 1 माइनस एटा, ये हो गई। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इसको देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इट इज इक्वल टू Q2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम Q1 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई Q1। यहाँ से देखना, यहाँ से जब इसको Q1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और माइनस Q2 बाई Q1। प्यारे बच्चे यहाँ से देख लीजिए 1 माइनस Q2 बटे Q1, ये है एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन जो हम पहले लेक्चर नंबर 5 में डिराइव कर चुके हैं। और ये वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि यूजिंग दिस इक्वेशन जो भी है, दिस इक्वेशन बिकम्स, अब आप
इस इक्वेशन में ये रख दीजिए, ये रो ए की बात है, इस इक्वेशन में रख दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू Q2 माइनस Qn, इसके स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस एफिशिएंसी, ये देखिए, और ये नीचे आप देख ही रहे हैं। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण रिलेशन आ गया है। दिस इक्वेशन नंबर 3 set up the relationship between the coefficient of performance and the efficiency of the Carnot engine। तो प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर, या डिस्क्राइब द Carnot engine as रेफ्रिजरेटर एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ coefficient of performance of the refrigerator and set up its relation with the efficiency of the Carnot engine। देखिए, एक अच्छी बात यही है जो आपको करनी होती है। आप पूरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन एक लाइक का जो बटन है उसको आप प्रेस नहीं करते, और सब्सक्राइब करने से पहले भी 3 बार सोचते हैं कि मैं करूं कि ना करूं। जैसे कि आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने मन की और दिल की आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होते हैं आप ही के लिए, उनके लिए हमारे तक फीडबैक नहीं आ पाता है, जो हमें एनर्जी देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स का बेनिफिट उठाए और कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी स्कोरिंग करे, बढ़िया मार्क्स ले। यही मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा बच्चे जो है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान होती हैं वहाँ पर वो बच्चे नहीं जा पाते हैं, लेकिन स्कोरिंग करना उनका भी राइट है। इसीलिए ये लेक्चर्स उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा 100% स्कोरिंग की तरफ, कंपटीशन में क्लियर उनके कॉन्सेप्ट हो जाएं। इसलिए तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें उन अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के जो कि पढ़ना चाहते हैं। वो भी आपका एहसान और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें हम कार्नोट थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव करेंगे, यानी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो तैयार होगा वो होगा स्टेट एंड प्रूव दी कार्नोट थ्योरम। मिलते हैं इसी लेक्चर में इस आर्टिकल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।